Hello to all, please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 25th September of 2020 and it's a Friday today. आज एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, आप उनका जवाब कमेंट सेक्शन में दें। जैसे पहला क्वेश्चन है, आर्टिकल 3 क्या डिफाइन करता है? आर्टिकल 3 जो होता है वो क्या डिफाइन करता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। दूसरा क्वेश्चन आता है जो क्या कहते हैं एनजीटी है, एनजीटी वो कब स्टैब्लिश किया गया था? एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कब स्टैब्लिश किया गया था? ये दोनों क्वेश्चंस के जवाब आप कमेंट सेक्शन में दें। और भी जो क्वेश्चंस एनालिसिस में पूछे जाते हैं वो भी आप जवाब कमेंट सेक्शन में दें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं क्वेश्चन 247 या डिस्क्रिप्शन पे दी हुई लिंक से, जहाँ पर आपको सारे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। जो एनालिसिस हम लोग करते हैं जो अलग अलग टॉपिक्स की, वो सारे पीडीएफ नोट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आप नोट्स भी इनसे बना सकते हैं जो हेल्पफुल होंगे आपको एग्जाम्स के लिए। चलिए आज की एनालिसिस शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। आज की आज की पहली न्यूज़ है, हार्ली शर्ट्स इंडिया फैक्ट्री सेल्स। यूएस मोटरसाइकिल जो ये मेजर कंपनी है उसने कहा कि जो रिवाइव प्लान था टू कट 70 जॉब्स की 70 जॉब्स को कट किया जाएगा। जो हार्ले डेविडसन इनकॉर्पोरेशन है उसने कहा कि इस फाइनेंशियल ईयर में काफ़ी कम उसके लेस देन 2500 यूनिट्स बिके हैं, जिसके कारण उसको काफ़ी ज़्यादा घाटे में चल रही इंडिया की जो फैक्ट्री है। तो इसलिए उसने इसे बंद करने की बात की कि जो इंडिया में फैक्ट्री हार्ले डेविडसन की वो बंद की जाएगी, ऐसा इसमें कहा गया है। क्योंकि इस कोरोना के कारण हर जगह दिक्कत है, हर ग्लोबल स्ट्रेटेजिक प्लान भी हो सकता है उनका रीस्ट्रक्चरिंग प्लान की किसी और वे में लाया जाए उनकी, क्या कहते हैं, कुछ दिनों बाद आई, कुछ सालों बाद आए, फिर से इंडिया में फैक्ट्री लॉन्च हो। लेकिन अभी बंद करने की उन्होंने बात कर दी है क्योंकि इस ग्लोबल पैंडेमिक के कारण काफ़ी दिक्कतें हर जगह, क्योंकि अगर बिकेगी नहीं तो फिर चलेगी कैसे, तो इसलिए इसे बंद करने की बात की गई है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, इंडिया पाक ट्रेड चार्जेस एट सार्क सीआईसीए मीट्स की। इंडियन और पाक ने दोनों ने ट्रेड चार्जेस कहा है एट सार्क को। बोथ साइड स्टेट ऑन एट ऑनलाइन मीटिंग डिस्पैट क्लैश की। दोनों साइड के लोग रहे उस ट्रेड चार्जेस जो बात हुई सार्क में, उसमें दोनों इंडिया पाकिस्तान दोनों रहे, दोनों के बीच में दिक्कतें हैं तब भी, लेकिन ऑनलाइन मीटिंग जो हुई उसमें बैठे हुए थे, वहाँ पे जॉइंट थे, ऐसा इसमें बात की गई है। तो हम लोग देख लेते हैं सार्क को, ये सार्क है क्या। सार्क हम लोग अलग से देख लेते हैं। सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये जो इसे एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जियो पॉलिटिकल यूनियन ऑफ स्टेट्स इन साउथ एशिया। ये इसमें मेंबर स्टेट्स अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। इसका ये सार्क कंप्राइज करता है 3% ऑफ द वर्ल्ड एरिया और 21% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, 4.2% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी 2019 तक। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो साउथ एशियन कंट्रीज है उनको मिला के इसे बनाया गया है। इसका फाउंडिंग हुई थी ढाका में 8 दिसंबर 1985 को। इसका सेक्रेटरीट है काठमांडू, नेपाल में। इसका रीजन जो प्रमोट करता है रीजनल और क्या कहते हैं इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को, क्या कहते हैं, इसे लॉन्च किया गया था साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया इन 2006 में। द सार्क मेंटेन्स परमानेंट डिप्लोमेटिक रिलेशन, एक डिप्लोमेटिक रिलेशन भी बनाता है, रखता है यूनाइटेड नेशंस और यूरोपियन यूनियन के साथ। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ये प्रमोट करता है वेलफेयर ऑफ द पीपल्स ऑफ साउथ एशिया, और जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको एक साथ वर्क करना चाहिए, एक म्यूचुअल ट्रस्ट बनाना चाहिए जिससे फ़ायदा हो सके सारी जो उसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको। जिससे आप देख सकते हैं 8 मेंबर स्टेट्स हैं, जैसे ये सब ये हम बात कर ही चुके हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान। उसी तरह 9 ऑब्जर्वर्स भी हैं जो इन पर ध्यान रखते हैं, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, मॉरिशस, म्यांमार, साउथ कोरिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये जो कंट्रीज है 9 ऑब्जर्वर्स भी हैं सार्क में। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, इफ़ पीएलए कम्स क्लोज आवर ट्रूप्स कैन फायर। क्या कहते हैं, इसमें कहा गया है कि जब पीपल लिबरेशन आर्मी, जब चाइनीज़ आर्मी अगर पास आती है बॉर्डर के और क्या कहते हैं इंडियन आर्मी की तरफ जब बढ़ती है, तो ऑफिशियल्स ने कहा है कि हम भी पीएलए अगर पास आएगी तो हम भी फायर कर सकते हैं। क्लियर मैसेज गिवन टू चाइनीज दैट पुशिंग बैक इंडियन सोल्जर्स वोंट वर्क, की इंडियन सोल्जर्स को पीछे भेजना क्या कहते हैं वर्क नहीं करेगा, हम भी अगर फायरिंग करने लगेंगे अगर आपने फिर से किया तो ऐसा। इसमें इंपॉर्टेंट आता है पेंगोंग लेक, जो पेंगोंग टिसू लेक है ईस्टर्न लद्दाख में, वहीं पे ये हो रहा है। शॉट्स जो चल रहे हैं, मल्टीपल ओकेजन जो हो रहे हैं वो यही पेंगोंग टिसू में चल रहे हैं। तो हम लोग देख लेते हैं पेंगोंग टिसू लेक है कहाँ। पेंगोंग इस
टिशू लेक, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये एक लॉन्ग नैरो डीप लैंडलॉक लेक है जो सिचुएटेड है 14,000 फीट पर लद्दाख हिमालय में। इसका 135 किलोमीटर स्ट्रेच है और इसका क्या कहते हैं 45 किलोमीटर स्ट्रेच इंडिया के अंदर आता है और 90 किलोमीटर चाइनीज कंट्रोल में है। इसका जो वेस्टर्न एंड है लाइज 54 किलोमीटर टू द साउथ ईस्ट ऑफ ले, जो ले का साउथ ईस्ट पड़ता है 54 किलोमीटर आगे जाने पे ये पैंगोंग टिशू लेक पड़ती है। ये पूरी तरह से जम जाती है विंटर में और एक आइस स्केटिंग और पोलो के लिए एक आइडियल प्लेस बन जाती है पैंगोंग टिशू लेक। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है एनजीटी डिसमिसेस प्ली ऑन आरएमसी प्लांट इन राजकोरी फॉरेस्ट एरिया। क्या कहते हैं इसमें एनजीटी ने कहा है जो आरएमसी प्लांट था राजकोरी फॉरेस्ट एरिया में उसको उसके ऊपर एक जो क्या कहते हैं पिटीशन फाइल हुई थी उसको क्या कहते हैं डिसमिस कर दिया है एनजीटी ने। तो इसमें इंपॉर्टेंट आता है एनजीटी। आप एनजीटी के बारे में हम लोग कई बार पढ़े हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताएं। हमने पूछा भी है शुरू में एनजीटी कब स्टैब्लिश किया गया था, या आप बताएं इनका प्रिंसिपल क्या है, ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है, ये भी आप बताएं। ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है बायोडिकम्पोजर टेक्निक विल कर्ब्स डबल बर्निंग पॉल्यूशन की। क्या कहते हैं सीएम ने जावड़ेकर से मिले हैं, सीएम जो है हमारे वो क्या कहते हैं दिल्ली के, वो जावड़ेकर से मिले जयशंकर टू डिस्कस इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन की। क्या कहते हैं कि इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन क्या किया जा सकता है। जैसे हम जानते हैं कर्ब्स डबल बर्निंग ये कहा काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है, एयर इंडेक्स बहुत ज़्यादा हार्म होता है, एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है वर्स्ट, तो जिसके कारण काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि बायोडिकम्पोजर जो टेक्निक होती है उससे इसे कम किया जा सकता है। तो सीएम ने बात की है जयशंकर जावड़ेकर से कि कहते हैं कि इसको देखा जाए कि चीफ मिनिस्टर जो है अरविंद केजरीवाल वो विजिट किए थे इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट थर्सडे को। तो उसमें उन्होंने कहा कि डिकम्पोजिट टेक्निक एक ऐसी जगह है, एक ऐसी टेक्निक होगी जिससे हम ये क्रॉप स्टबल बर्निंग जो होती है उसको कंपोस्ट में, क्रॉप स्टबल जो होता है उसे कंपोस्ट में कन्वर्ट कर दें, जिसके कारण ये इफेक्टिव वे हो जाएगा इस एयर पॉल्यूशन को क्या कहते हैं एक तरह से इफेक्ट डील करने का। क्योंकि हम जानते हैं अगर सिर्फ जलाया गया क्रॉप स्टबल बर्निंग हुई, अगर जलाया गया जो क्रॉप्स की जो जो कटने के बाद जो बचता है भूसा उसे क्या कहते हैं क्रॉप स्टबल कहते हैं, तो वही अगर जलाया जाएगा तो फिर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा जिसके कारण दिक्कतें बढ़ सकती है। वो इंडेक्स क्या कहते हैं एयर इंडेक्स हार्म होगा, एयर क्वालिटी हार्म होगी, तो इसलिए इसे रोकना चाहिए, इसके लिए इफेक्टिव वे ढूंढना चाहिए। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, अगली न्यूज़ से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ लाइक बटन जरूर दबा दें। तो अगली न्यूज़ आती है इज एनसीबी नाउ कॉल्ड नमो कंट्रोल ब्यूरो। ऐसा कांग्रेस का कहना है कि एनसीबी अब नमो कंट्रोल ब्यूरो हो गई है क्या। जैसे हम जानते हैं कि पार्टी ने क्वेश्चंस द एजेंसी फॉर नॉट प्रोबिंग कंगना रनावत की। कांग्रेस ने एजेंसी के ऊपर कहा कि कहते हैं कि वो कंगना रनावत से नहीं पूछ रहे और बाकी सब जो क्या कहते हैं बाकी सब लोगों से पूछ रहे हैं, तो कंगना रनावत के ऊपर क्यों चार्जेस नहीं लिया जा रहे, क्यों उनसे क्वेश्चनिंग नहीं की जा रही है, ऐसा इसमें कहा गया है। जो महाराष्ट्र की कांग्रेस है उसने ऐसा कहा। चलिए इसमें इंपॉर्टेंट आता है एनसीबी नेशनल नारकोटिक्स ब्यूरो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। तो क्या कहते हैं इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को। इसे बनाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1986 अंडर नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रिक सब्सटेंस एक्ट 1985। ये एपेक्स कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की। ये वर्क करती है बेस्ड ऑन आर्टिकल 47 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे जो इंटॉक्सिक ड्रग्स होते हैं जो इंजीरियस टू हेल्थ होते हैं, ये मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज होते हैं, उन सबको ये प्रोहिबिट करती है। ड्रग अब्यूज कंट्रोल इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट की। ड्रग अब्यूज कंट्रोल करना सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रिक सब्सटेंस एक्ट 1985 ये प्रोवाइड करता है पेनल्टी ऑफ प्रॉपर्टी डिराइव फ्रॉम और यूज्ड इन इलीगल ट्रैफिक इन नारकोटिक्स ड्रग्स। ये एक्ट है जो देखता है सेंट्रल अथॉरिटी को पावर देता है कहते हैं इस एक्सरसाइज अपनी पावर करने का और फंक्शन करने का सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और चेक करने का कि ये ड्रग अब्यूज होता है उसे रोकने के लिए। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। आज का पहला एडिटोरियल है टर्म्स ऑफ डिसएंगेजमेंट। मिलिट्री लेवल टॉक्स हेल्प अवॉइड कन्फ्रंटेशन बट द चाइना बॉर्डर रिमेन्स अ चैलेंज। कि एलएसी में भी अभी क्या कहते हैं स्टैंड ऑफ हुआ ही था, क्या कहते हैं काफ़ी ज़्यादा स्टैंड अभी अगस्त के एंड में हुआ था, तो क्या कहते हैं दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इसी तरह आज दो एडिटोरियल आए आए हैं, एक जैसे ये टर्म्स ऑफ डिसएंगेजमेंट है, उसी तरह एक ये एडिटोरियल है शैडो फोर्स अपार्ट इंडिया नीड्स अ चाइना प्लान की।
With a resolution to the stand of far away, New Delhi must study how Beijing has handled its other boundary dispute की। क्या कहते हैं, बीजिंग चाइना जो है उसने अदर बाउंड्री डिस्प्यूट्स कैसे कंट्रोल कर रखे हैं, उसी तरह क्या कहते हैं इंडिया को भी देखना होगा कैसे उन्होंने क्या कहते हैं हैंडल किया है, उसी तरह इंडिया को भी हैंडल करना होगा ये जो चाइना के साथ बॉर्डर इशू चल रहा है। तो ये पूरा इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट के बारे में दोनों एडिटोरियल के बारे में बताया गया है, तो हम लोग इसको अलग से देख लेते हैं। इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट की जीएस पेपर टू इंडिया इन इट्स नेबरहुड। क्या कहते हैं, हमने देखा है कि जब भी थर्ड राउंड ऑफ कॉप्स लेवेंडर टॉक हुई उसके बाद ये कंडीशन थोड़ी नॉर्मल हुई। इसमें बताया गया कि जैसे हमने देखा कि इंडिया कई बार कोशिश कर चुका है जो मई में कंडीशंस थी मई से पहले उसको फिर से रिजॉल्व किया जाए, इस तरह की जो दिक्कतें हो रही स्टैंड ऑफ बार बार वो लोग कर रहे हैं चाइनीज आर्मी, तो उसको रोका जाए। तो कई बार बात हुई, जैसे सबसे पहली बात हुई 6 जून को 2020 में जब क्लैश हुए थे गलवान वैली में, उसके पहले। तो उसमें देखा गया था कि फेस ऑफ और स्टैंड ऑफ जो हो रहे हैं एलएसी में उसको कंट्रोल करने की बात की गई थी। ये स्टार्ट कब हुआ था, जब 1962 वॉर में हुआ था, उसके बाद ये चालू हो गया इंडिया चाइना डिस्प्यूट। काफ़ी जोर पकड़ लिया था उसके बाद से। इंडिया ने कई, अभी देखा हमने कि 33 रशियन फाइटर जेट्स मंगाए हैं, 59 वॉर प्लेन्स मंगाए हैं एट अ कॉस्ट ऑफ 18,148 करोड़, इस तरह की इशू कंट्रोल करने के लिए। इकोनॉमिक वे में भी चाइना को क्या कहते हैं, चाइना के साथ अपने रिलेशन ख़त्म कर रहा है कि जैसे उसने कई ऐप्स बैन किए जो चाइना से रिलेटेड थे, तो जिससे उनकी इकोनॉमी दिक्कत में आए। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, ज़्यादा इफेक्ट हम लोग चाइना को कर नहीं सकते क्योंकि चाइना के पास काफ़ी एरिया में उसके पास कंट्रोल है अपना। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जैसे चाइना का इंडिया में होता था वो डिप किया है, जैसे पहले था 163.78, पहले उससे ज़्यादा हुआ करता था। तो हर साल ये 2018-19 के ईयर से ही धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। चाइना का रिएक्शन क्या था इंडिया का, जो इन्होंने इंडिया ने ऐप बैन किया और जो रिलेशन ख़त्म कर रहे हैं उस पर चाइना का क्या था। उन्होंने भी क्या कहते हैं इन्हें वार्न किया कि इकोनॉमिक रिपरकशन के कारण चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट इंडिया में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत कर सकता है। तो इंडिया को ऐसा स्टेप्स नहीं लेना चाहिए कि यूएसए के साथ अपना रिलेशन अच्छा करने के लिए चाइना के साथ वो अपना रिलेशन बिगाड़ दे। तो ऐसा उनका कहना था। इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है कि एक डिटेल प्रोटोकॉल की ज़रूरत है जिससे हम जैसे ये फेस ऑफ इंसिडेंट्स होते हैं इसको कंट्रोल कर सके, हैंडल कर सके। और जो 2013 बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट था दोनों कंट्रीज़ के बीच में और 2005 का प्रोटोकॉल का, उसको भी उन्होंने तोड़ा है। इसमें कहा गया कि जैसे हम जानते हैं कि अभी 1 अप्रैल 2020 को ही हमने 70 साल डिप्लोमेटिक रिलेशन जो इंडिया चाइना के बीच में थे उसको कंप्लीट किए। तो हमें इसे नहीं तोड़ना चाहिए और हमें कई और साल तक अपना अच्छे रिलेशन रखने चाहिए इंडिया चाइना के बीच में। तो दोनों साइड की आर्मीज को सोचना चाहिए, दोनों साइड की गवर्नमेंट्स को सोचना चाहिए कि एक अच्छा रिलेशन बनाने के लिए हमें कैसे वर्क करना है, एक कोऑपरेटिव वे में कैसे वर्क करना है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगला एडिटोरियल आता है द फॉरेन हैंड कि एनजीओस फिल इन फॉर द स्टेट रेगुलेशन शुड नॉट स्टिफल देयर फंक्शनिंग की। अमेंडमेंट जरूरी है एफसीआरए के लिए, लेकिन तब भी ये पास विद लिमिटेड डिस्कशन इन पार्लियामेंट की ये से ड्राफ्ट किया गया, फिर से नए रेगुलेशंस लाए गए हैं ऑनरस कंडीशन सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल और रिसर्च इंस्टीट्यूशन के लिए कि जो पार्टनरशिप करते हैं फाइनेंशियल नेचर में भी फॉरेन एंटाइटीज के साथ। तो उस पर ध्यान देना, इस जो नया अमेंडमेंट लाया गया फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट पर, तो उस पर ध्यान देना, इसमें अमेंडमेंट में जोड़ा गया है। तो इसमें आता है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट एफसीआरए 2010 है था क्या। ये एक फॉरेन फंडिंग है वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन की इन इंडिया जो एफसीआरए एक्ट पे वर्क करती है। ये इम्प्लीमेंट की जाती है मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स द्वारा। जो एक्ट है ये इंश्योर करता है कि जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन हैं जो आते हैं हमारे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे, वो किसी स्टेटेड पर्पस के लिए आए हो, किसी क्या कहते हैं किसी रीज़न के लिए आए हो, तभी वो ना कि किसी को गिफ्ट के रूप में आए, इस तरह नहीं, किसी इस कुछ पर्पस उसका डोनेशंस का या जो वो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। इस एक्ट में ये भी देखा जाए ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्ड टू रजिस्टर देमसेल्फ एवरी 5 ईयर, हर 5 साल में हर ऑर्गेनाइजेशन को जो फॉरेन कंट्रीब्यूशंस लेता है उसे रजिस्टर कराना होता है। चलिए अगली एडिटोरियल देखते हैं हम लोग। अगला एडिटोरियल आता है हेल्थ वर्कर सेफ्टी डिजर्व्स अ सेकंड लुक कि ये एक द कीज टू अडॉप्ट अ सिस्टम अप्रोच एंड एम्फेसिस ऑन कल्चर ऑफ हेल्थ वर्कर्स वेलबींग की। हेल्थ वर्कर्स जो है उनकी वेलबींग के लिए हमें वर्क करना होगा। जिससे हम जानते हैं कि जो इस कोरोना वायरस में भी कई जो हेल्थ डॉक्टर्स थे या नर्सेस थे उनको कई दिक्कत हुई। कुछ लोग तो क्या कहते हैं, कुछ लोग कोरोना हो गया ट्रीट करते ही डॉक्टर्स को कोरोना हो गया जिसके कारण उनकी डेथ हो गई। तो कई
ऐसे भी केसेस हमने देखे। तो हेल्थ वर्कर्स जितने भी हैं उनको भी एक स्पेशल पर्पस दिए, एक स्पेशल उसमें रखना होगा, जिससे हम क्या कहते हैं उन्हें अगर कोई हार्म हो तो उन्हें हम पहले क्योर करें और अच्छे से क्योर करें। इसमें वही कहा गया द वर्ल्ड ओवर, जैसे हमने देखा 10 पेशेंट एक्सपीरियंस इज सब्जेक्ट टू हार्म इन हेल्थ केयर सेटिंग्स की। हर 10वें पेशेंट में इस वक्त हेल्थ केयर जो हार्म है इस वक्त हेल्थ केयर फैसिलिटीज में। तो हमने देखा कि स्टडीज इन इंडिया हैव शोन दैट मोर देन 2/3 ऑफ इंजरीज आर गिवन इन एन अनसेफ मैनर, कि जो 2/3 जो इंजेक्शन हैं वो क्या कहते हैं अनसेफ मैनर में दिए जाते हैं, जिसके कारण जो ओवर थर्ड्स ऑफ इंजेक्शन होते हैं प्राइमरी केयर आर अननेसेसरी इन द फर्स्ट प्लेस। की पहले जैसे इंजेक्शन कोई भी दिए जाते हैं तो ऐसे दिए जाते हैं कि गलत वे में दे दिया, तो जिसके कारण दिक्कतें हो जाती है। तो वर्क नहीं किया वो इंजेक्शन, किसी वर्क का नहीं हुआ, ऐसे मच हार्म डन टू पेशेंट्स हेल्थ केयर सेटिंग इज बिकॉज ऑफ अनसेफ हेल्थ केयर प्रैक्टिस की। इसमें कहा गया कि जैसे कि इस तरह की जो दिक्कतें होती है, जो मच हार्म डन टू पेशेंट, की कोई जैसे इंजेक्शन लगाया तो वो वर्क नहीं किया, अच्छी तरह से नहीं लगाया, क्योंकि कुछ जो पहले था अभी भी है, कुछ हॉस्पिटल्स में जो सरकारी है उनमें क्या कहते हैं, सरकारी हो या प्राइवेट, कहीं कहीं ऐसा कुछ रहता है कि अपॉइंटमेंट हो जाती है उन लोगों की, लेकिन वो उनके पास प्रैक्टिस नहीं होती है कि कैसे लगाया जाए, इस तरह की दिक्कतें होती है। तो जिसके कारण अनसेफ अननेसेसरी प्रोसीजर हो जाता है अनसेफ हेल्थ केयर प्रॉपर्टीज के लिए। हमने ये भी देखा है कि न्यूमरस स्टडीज ये भी कहती है कि हेल्थ वर्कर जो होते हैं सच एज रेजिडेंट्स, जो ड्यूटी पे रहते हैं 24 क्या कहते हैं घंटे तक, उनके पास हायर रिस्क होता है मेकिंग मिस्टेक, वो ज़्यादा मिस्टेक्स कर सकते हैं और हेल्थ केयर जो पेशेंट्स हैं उनकी हेल्थ में हार्म कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो कोई 24 घंटे से कोई भी ड्यूटी पे रहेगा तो उसे हाँ समझ में नहीं आएगा क्या कहते हैं 12-13 घंटे के बाद कि क्या चल रहा है, वो क्या कहते हैं कैसे इंजेक्शन लगाना है यही भूल जाएगा। तो इस तरह की सर्विसेज जो है 24 घंटे तक नहीं होनी चाहिए, कुछ शिफ्ट में रखे आप, तो इस तरह के प्रोसीजर लाने होंगे। ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग की ज़रूरत है, कि एक ऑर्गेनाइजेशन हो जो सिखाए लोगों को कैसे वर्क करना है, कैसे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। जैसे नर्सेज का जो ट्रेनिंग होती है उसी तरह और भी ट्रेनिंग के प्रोग्राम चालू करने होंगे, तो जिससे और फ़ायदा हो इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करने का। इसमें वही बात की गई है। इसमें लास्ट में एक आ गया, एक फाइनली एक सिस्टम अप्रोच की ज़रूरत है जो ऑल स्टेक होल्डर्स को कंट्रीब्यूट करेगा, जिसमें पेशेंट देमसेल्फ टू बी अवेयर ऑफ पेशेंट सेफ्टी की, जिसमें पेशेंट को खुद पता होगा कि कैसे उनमें उनके पास हेल्थ केयर सेफ्टी, कैसे उनको एक सेफ हेल्थ केयर फैसिलिटी कैसे प्रोवाइड हो सकती है। हॉस्पिटल मैनेजर्स को भी देखना होगा कैसे उनकी सर्विसेज जो प्रोवाइड हो रही है पेशेंट्स को एक तरह से सही है कि नहीं, रिपोर्टिंग मॉनिटरिंग और पूरी ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग देखनी होगी। चलिए अगली एडिटोरियल देखते हैं। अगला एडिटोरियल आता है एनवायरमेंटलिज्म एट द कोर, कि इसमें फर्म शुड कंसीडर अ ग्रेटिंग ग्रीन सप्लाई चेन रेदर देन फॉलोइंग अ फ्यूचर एनवायरमेंटल प्रैक्टिसेस। इसमें कहा गया है कि इन्वायरमेंटलिज्म जो होते हैं वो कोर में है। फर्म्स होती हैं उनको एक ग्रीन सप्लाई चेन्स की ज़रूरत है, जिससे कई वो इन्वायरमेंटल प्रैक्टिसेस कर सकें जो बहुत ज़्यादा इस वक्त ज़रूरी है। तो इस पूरे एडिटोरियल में यही बात की गई है। तो ये आज का कार्टून एनालिसिस है, ये आप देख सकते हैं कि जैसे हम जानते हैं कि पार्लियामेंट जो अभी लास्ट में था, पार्लियामेंट जब एमपी सस्पेंड हुआ उसके बाद जो अपोजिशन पार्टीज थी वो जा ही नहीं रही थी, वो लोकसभा या राज्यसभा में अटेंड ही नहीं कर रही थी, जिसके कारण जो हमारी रूलिंग गवर्नमेंट है इस वक्त उसने सारे बिल अपनी मर्जी पे पास करा लिए, कोई अपोजिशन हुआ ही नहीं उनका, तो वो बिल अपने मन की मर्जी पास करा लिए। तो इस एडिट कार्टून एनालिसिस में वही दिखाया गया, आप देख सकते हैं जैसे कि ये लॉक लगा है पार्लियामेंट में, वही ये दर्शाना चाहते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ लाइक बटन जरूर दबा दें। थैंक यू वेरी मच।